हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अर्ली स्टडी जॉन। देखिए, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियों में आंतरिक जल प्रवाह वाली राजस्थान की नदियाँ। देखिए, ये एक कॉमन टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अच्छे से स्टडी करें, हम डीप स्टडी करें तो हमारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। देखिए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आंतरिक जल प्रवाह वाली राजस्थान की नदियाँ। इसके अंदर सबसे पहली नदी आती है घग्गर नदी। देखिए, घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे में बहा करती थी। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पर्वत श्रृंखला के कालका पहाड़ियों से होता है। कि इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, वो हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे जो कालका पहाड़ी है वहाँ से होता है। इसकी जो कुल लंबाई दे रखी है, इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। घग्गर नदी को पंजाब राज्य में किस नाम से जाना जाता है? चितांग नाम से जाना जाता है। देखिए, नेक्स्ट आता है घग्गर नदी राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घग्गर नदी राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए, ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी और राज्य में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। और राज्य में ये कहाँ से एंटर होती है? ये उत्तर दिशा से एंटर होती है। घग्गर नदी के उद्गम स्थल पर कभी बहने तथा कभी समापन होने के कारण हम इसे कौन सी नदी कहते हैं? हम इसे नट नदी भी कहते हैं। राजस्थान में ये नदी सबसे पहले देखिए कहाँ से आती है, मैप से देखिए। देखिए, राजस्थान में ये नदी कहाँ से आती है? ये हनुमानगढ़ जो जिला दे रखा है यहाँ के तलवाड़ा से एंटर होती है। ठीक है, राजस्थान में नदी कहाँ से आती है? हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा से आती है। ये देखिए, हनुमानगढ़ दे रखा है, यहाँ से ये नदी आती है। हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और ये नदी कौन सी झील का निर्माण करती है? तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। इस झील की लंबाई कितनी है? 7 किलोमीटर है तथा ये राजस्थान की सबसे नीची झील है। इसमें देखिए घग्गर नदी के नाम दे रखे हैं। देखिए क्या क्या होता है। घग्गर नदी को सोतर नदी भी कहा जाता है वर्षा ऋतु में पानी की अधिकता होने के कारण तथा हनुमानगढ़ जिले में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र उथला होने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः इस नदी को क्या कहा जाता है? घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है? घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा से प्रवेश करती है और कहाँ पे विलीन हो जाती है? ये वापस से हनुमानगढ़ जिले में भटनेर के मैदान में जाके विलीन हो जाती है। हनुमानगढ़ जिले में इस नदी का प्रवाह क्या कहलाता है? नाड़ी कहलाता है। कभी कभी इस नदी का जल जो होता है वो गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तथा पाकिस्तान के भावलपुर जिले के फोर्ट अब्बास तक भी पहुंच जाता है, इसलिए तो हम इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। पाकिस्तान में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? हकरा कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नदी का अंतिम स्थल कहाँ पर होता है? पाकिस्तान के भावलपुर जिले का कौन सा एरिया है? फोर्ट अब्बास होता है। ठीक है, इसका जो अंतिम स्थल होता है वो पाकिस्तान के भावलपुर जिले का फोर्ट अब्बास होता है। और इसके अंदर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्राचीन कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता का विकास किसके किनारे हुआ था? घग्गर नदी के किनारे हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से 2 जिले हैं? चूरू और बीकानेर, जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। स्वतंत्र रूप से श्री गंगानगर जिले में भी कोई नदी नहीं है। कभी कभी घग्गर नदी का पानी जो होता है वो अनूपगढ़ तक पहुँच जाता है। प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के 3 जिले हैं जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। कौन कौन से 3 जिले? चूरू हो गया, बीकानेर हो गया और गंगानगर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ कि आपको घग्गर नदी वाला पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कांतली नदी पे। देखिए, ये आ गया हमारा कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम होता है वो हमारा होता है सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों में होता है। ये देखिए, ये सीकर जिला दे रखा है। यहाँ जो खंडेला की पहाड़ियाँ है यहाँ से कांतली नदी का उद्गम होता है। अच्छे से देखिए, आपको ये लर्न हो जाएगा। सीकर जिले में स्थित खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कांतली नदी की कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर होती है। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से कांतली नदी राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से कांतली नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी होती है। और गणेश्वर सभ्यता का विकास इसी नदी के तट पे हुआ था। और कालीबंगा सभ्यता का विकास कौन सी नदी के तट पे हुआ था? घग्गर नदी के तट पे हुआ था। गणेश्वर सभ्यता का विकास कौन सी नदी के तट पे हुआ था? कांतली नदी के तट पे हुआ था। और कांतली नदी कहाँ से निकलती है? सीकर जिले के खंडेला से निकलती है।
फिर सभ्यताओं को ताम सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है। वर्ष में केवल वर्षा ऋतु में बहने के कारण हम इसे मौसमी नदी भी कहते हैं। कांटली नदी मिट्टी का कटाव करती हुई बहती है, अतः इसे स्थानीय भाषा में काटली नदी भी कहते हैं। मतलब ये क्या करती है? मिट्टी का कटाव करती है, इसलिए इसे काटली नदी भी कहा जाता है। कांटली नदी झुंझुनू को 2 समान भागों में विभाजित करती है तथा चूरू की सीमा पे जाके विलीन हो जाती है। नीम का थाना सीकर इसी नदी के किनारे स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी का नाम क्या है? कांटली नदी है। चूरू की सीमा में जाके ये वापस से विलीन हो जाती है। और नीम का थाना कहाँ पड़ता है? सीकर, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का भी विकास हुआ था, जो कि ताम सभ्यताओं की जननी है। सावी नदी। सावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नदी का उद्गम स्थल आता है जयपुर। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से सावी नदी का उद्गम होता है। ये देखिए मैप में जयपुर आता है, से जयपुर जिले में से सेवर की पहाड़ियों से होता है। जोधपुरा हमारा कहाँ पड़ता है? जयपुर, कई बार एग्जाम में आया है। जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, जोधपुरा जयपुर में है। नामक उत्खनन स्थल जहाँ से हाथी दांत के अवशेष मिले थे, वो भी इसी नदी के तट पर स्थित है। जोधपुरा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कई बार पूछा गया है। जोधपुरा जयपुर के अंदर है और ये सावी नदी के तट पर स्थित है। सावी नदी आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदियों में ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। सावी नदी अलवर जिले की बानसूर तहसील में 25 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करने के बाद हरियाणा राज्य के रेवाड़ी के समीप पटौदी नामक स्थान पर जाके विलीन हो जाती है। मतलब ये नदी कहाँ विलीन होती है? ये नदी विलीन होती है हरियाणा राज्य में जो रेवाड़ी पड़ता है उसके समीप एक पटौदी नामक स्थान होता है, वहाँ पे जाके ये विलीन होती है। देखिए नेक्स्ट हमारी आती है काकनी नदी। काकनी नदी या काकनी नदी। काकनी नदी और काकनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? देखिए काकनी नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो जैसलमेर जिले के अंदर एक कोठारी गांव होता है, वहाँ पर होता है। तो काकनी नदी का कहाँ दे रखा है? ये जैसलमेर के अंदर दे रखा है, कोठारी गांव है, वहाँ पर होता है। जैसलमेर जिले के कोठारी गांव में होता है। काकनी काकनी नदी को दूसरा नाम क्या है? मसूडी नदी के नाम से भी जाना जाता है। काकनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? मात्र 17 किलोमीटर है। ये राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी लंबाई केवल 17 किलोमीटर दे रखी है। और ये राजस्थान की सबसे छोटी जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदी होती है वो ये काकनी नदी होती है, जो कि जैसलमेर जिले के कोठारी गाँव से निकलती है। नदी का समापन स्थल कहाँ पर होता है? जैसलमेर जिले का बूजनी गाँव है, जहाँ पर बूज झील का निर्माण होता है। मेड़ा नदी का मंथा नदी, मेंथा नदी या मेड़ा नदी। मंथा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मंथा नदी का जो उद्गम स्थल है वो दे रखा है जयपुर के अंदर, जो मनोहर थाना क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। ये देखिए जयपुर के अंदर है मंथा नदी का, और जो मनोहर थाना क्षेत्र है वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। हमने पढ़ा था कि गंगानगर, बीकानेर और चूरू के अंदर कोई नदियाँ नहीं हैं। जयपुर जिले की स्थित मनोहर थाना क्षेत्र की पहाड़ियों से होता है। मंथा नदी उत्तर दिशा से सांबर झील में गिरती है। नागौर जिले के अंदर देखिए प्रसिद्ध जैनियों का लूणवा तीर्थस्थल जो बना हुआ है वो भी इसी नदी के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है रूपनगढ़ की नदी। नदी का उद्गम स्थल कहाँ दे रखा है? हमारा दे रखा है अजमेर। तो रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल है अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। ये देखिए अजमेर दे रखा है, यहाँ पे जो नाग पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम स्थल दे रखा है। नाग पहाड़ से होता है। रूपनगढ़ नदी के तट पर अजमेर जिले में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद में स्थित है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारी दे रखी है देखिए रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कहाँ दे रखा है? अलवर के अंदर जो उदयभान की पहाड़ी है वहाँ से होता है। ये देखिए इधर अलवर है, यहाँ पर हमारा रूपारेल नदी का उद्गम स्थल दे रखा है। अलवर में कहाँ है रूपारेल का? अलवर जिले के अंदर कहाँ पड़ता है? उदयभान की पहाड़ियों में पड़ता है। अलवर जिले में उदयभान की पहाड़ियों से होता है। रूपारेल नदी को लसावरी तथा बरहा नदी के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। रूपारेल नदी भरतपुर में गोपालगढ़ कस्बे के समीप प्रवेश करती है। रूपारेल नदी भरतपुर जिले में कुशालपुरा नामक स्थान पे जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रूपारेल नदी जो होती है वो भरतपुर में गोपालगढ़ कस्बे के समीप प्रवेश करती है और फिर ये कहाँ विलीन हो जाती है? ये भरतपुर जिले के अंदर जो कुशालपुरा नामक स्थान है वहाँ पे जाके ये विलीन हो जाती है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखते हैं तो आपका जो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इसको 1 से 2 बार अच्छे से देखिए, नोट डाउन करिए, तो आपको एग्जाम तक इसके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहेंगे। और आप मेरे चैनल को ऐसे देखते रहिए, मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।